49 ग्राम H2SO4 अगर हम कहें आपसे भाई इस रिएक्शन में यहाँ से निकाले तो इक्विवेलेंट वेट इतना आया और इक्विवेलेंट वेट के आगे ग्राम लगा दिए तो हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 और इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का होगा वही वन इक्विवेलेंट ऑफ ठीक। इसको स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहिए तो क्या लिखिएगा? इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहिएगा तो बोल सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी स्पीसीज का जो वैल्यू इक्विवेलेंट वेट होता है जितना वैल्यू वही वैल्यू उसके एक इक्विवेलेंट के बराबर होगा। यानी H2SO4 का एक इक्विवेलेंट में 49 ग्राम होगा। कोई दूसरा एग्जांपल होगा तो दूसरा एग्जांपल में मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट आया 20 ग्राम तो 20 ग्राम ही उसका वन इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इक्विवेलेंट वेट नहीं, वन इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट वेट और 20 ग्राम हो गया इक्विवेलेंट वेट और सॉरी 49 ग्राम हो गया और 49 ग्राम में एक इक्विवेलेंट। इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे जनरलाइज करके तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मतलब समझने की पहले लिख सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का हम जो इक्विवेलेंट वेट निकालें और इक्विवेलेंट वेट के आगे तो ग्राम लगाने के बाद जो वैल्यू आया वही वैल्यू उसी मॉलिक्यूल का उसी स्पीसीज का होगा कि नहीं? मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी स्पीसीज इन इज इक्वल टू वन इक्विवेलेंट ऑफ दैट स्पीसीज। दूसरा एग्जांपल हाँ उस रिएक्शन में तो इक्विवेलेंट भी चेंज करता है। हाँ चेंज कर सकता है। वैलेंसी फैक्टर का खेल है सिर्फ, जहां वैलेंसी फैक्टर चेंज वहां चेंज। जैसे कोई दूसरा रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर चेंज हो गया, मान लिया 1 आ गया तो 98 ग्राम इक्वल टू बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट आया तो उसका ही वहां पे बात समझ रहे सब लोग? जैसे इसी में देख लो NOH क्या है? बेस। तो बेस का यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर तो 1 बाई यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो 23 16 1 40 तो 40 ग्राम हो गया इसका। तो 40 ग्राम क्या किसका इक्वल टू ऑफ कर सकते हैं ना? यानी बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम इक्वल टू वन इक्विवेलेंट बोल सकते हैं सेम स्पीसीज का। क्या इस पॉइंट को पहले कॉपी करिए उसके बाद इसी को लिखेंगे। तो इसी का स्टेटमेंट लिखिए। इसी का स्टेटमेंट equivalent weight of any species in gram is equal to one equivalent of that species। थोड़ा ही सा फर्क है, इक्विवेलेंट के आगे क्या लगा हुआ पहले वेट और बाद में खाली इक्विवेलेंट है ना? पक्का? तो इक्विवेलेंट ध्यान रखना इसी चीज को। इक्विवेलेंट वेट का नोटेशन क्या था? कैपिटल ई, यानी कैपिटल ई किस में इक्वल टू वन इक्विवेलेंट। तो ई किस में है? जैसे इसका वैल्यू होगा 49 ग्राम 40 ग्राम कुछ होगा ना। तो भाई 49 ग्राम एग्जांपल था ना, 49 ग्राम इक्वल टू ऑफ H2SO4 तो 1 ग्राम में 1/49 हो ना, होगा कि नहीं? तो बोल सकते हैं इतना ग्राम में एक इक्विवेलेंट है तो 1 ग्राम में कितना इक्विवेलेंट होगा? 1/E होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। तो x ग्राम में x बाई ई को अगर हम करेंगे तो क्या निकलेगा? वो
क्या निकलेगा? यानी कि ये जो फॉर्मूला आया वो किसका फॉर्मूला आया? इक्विवेलेंट निकालने का। मतलब इक्विवेलेंट निकाल, ध्यान से ना मेरे साथ जो बोलेंगे आगे जैसे क्लियर होते जाएगा। इक्विवेलेंट निकालना हो किसी का, इक्विवेलेंट वेट नहीं तो इक्विवेलेंट अगर किसी का निकालना हो तो ऊपर में क्या है? एक्स क्या था? मास था। किसमें? टन में कि ग्राम में? क्यों ग्राम में? क्योंकि इक्विवेलेंट का रिलेशन, तो ऊपर में ध्यान रखना वेट था, वो भी किसमें वेट था? और नीचे किससे डिवाइड कर रहे थे? दोनों में क्या है कि अगर H2SO4 का वेट ग्राम में है तो नीचे इक्विवेलेंट वेट भी H2SO4 का ही होगा। दोनों ग्राम ग्राम है तो कटने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? उसी का मतलब ये जो होगा वो किसके जैसा होगा? मोल जैसा होगा, है ना? पक्का? जैसे समझिए ध्यान से। अब फिर आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला आ गया। दिस इज वन फॉर्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट। कभी भी निकालना हो, ध्यान सुनना, कभी भी इक्विवेलेंट किसी का निकाल, इक्विवेलेंट वेट नहीं, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या तरीका है? हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? तो इक्विवेलेंट निकालना हो तो जिसका इक्विवेलेंट निकालना हो, जिस मॉलिक्यूल का, उस मॉलिक्यूल का वेट का ऊपर रखेंगे किसमें? और उसी मॉलिक्यूल का वेट से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी का इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। ठीक, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला जरा समझिएगा, तुरंत दूसरा फार्मूला इसी में आ जाएगा। देखो ध्यान से समझिए। W बाई ई के जगह हम लोग लिख सकते हैं M बाई एक्स। एक्स ऊपर आएगा। तो आप जरा बताओ कि W बाई एम को क्या बोलते हैं? W बाई एम को नंबर ऑफ मोल, वेट बाई मोलिकुलर मास नहीं होता है? तो हो गया मोल, हो गया ना जी। तो अगर कभी आपको पता है मोल किसी का, तो मोल में किससे मल्टीप्लाई करिएगा? उसी का वैलेंसी फैक्टर से। तो मल्टीप्लाई होने के बाद अगर किसी का वैलेंसी फैक्टर, सपोज करिए किसी रिएक्शन में किसी का वैलेंसी फैक्टर अगर, तो अगर 1 आ जाए तो ई और ई क्या होगा? सेम होगा। मतलब इक्विवेलेंट किसके जैसा हो गया? है ना? पक्का? तो यानी कभी अगर समझ आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा ज्यादा समझ आया, समझना कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक, लेकिन यहीं पे ध्यान रखना, बीच में से गैप मत रखना। मतलब अगर कभी आपको मोल पता हो गया तो मोल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो वैलेंसी फैक्टर हम लोग को कुछ का याद है? हाँ याद है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर KMnO4 रहे तो उसका वैलेंसी फैक्टर 513 है। पोटासियम डाइक्रोमेट रहे तो वैलेंसी फैक्टर 6 है ना? उसके बाद अगर भाई फेरस ऑक्सलेट रहे तो 3 है। फेरस ऑक्सलेट 3 है। क्या ऑक्जेलिक एसिड रहे तो 2 है। ठीक, बात समझ रहे सब लोग? एक और हम बताए थे, फेरस सल्फेट बताए थे, फेरस वो भी बताए थे, अभी फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो ये 2 फार्मूला हम लोग को जरूरत पड़ेगा, इसको अभी याद रखना। 2 ही फार्मूला से अभी काम करेंगे। और भी 2-3 और फार्मूला है, लेकिन अभी जितना पढ़े उसके बेसिस में इसी 2 पे काम चलेगा थोड़ा सा। यानी हम लोग को जैसे सपोज करिए कभी लिखा रहेगा 5 मोल ऑफ KMnO4, आधा लिख रहे इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, पूरा नहीं लिखा है स्टेटमेंट, बोला 5 मोल KMnO4 का रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में। तो बताओ मोल तो 5 है, इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो क्या कैसे लगाएंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो मोल को किससे मल्टीप्लाई, तो मोल कितना है ही, और एसिडिक में वैलेंसी फैक्टर, यानी कि 5 मोल में कितना इक्विवेलेंट हो गया? किसका? पक्का? तो 5 मोल में इतना होगा। पक्का? कभी किसी क्वेश्चन में अगर वेट दे देगा तो आप क्या करना, वेट को किससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा? मोल को। तो फिर से हम लोग बार बार इक्विवेलेंट निकालने का प्रयास करेंगे कि मोल में कन्वर्ट कर दे, इसको थोड़ा कम यूज करने का प्रयास करेंगे, है ना? ठीक ठीक ना? अब हम लोग क्या कर रहे थे, पहले कॉपी करो तब हम लोग फिर बात करेंगे। जो पॉइंट अभी बता रहे थे ना
उस पॉइंट पे हम लोग वापस आते हैं। हम लोग वापस फिर से आते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, फिर से वही रिएक्शन पे आते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या हो गया है कि हम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है ना। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हेडिंग है हमारा, हेडिंग लिख लीजिए और फिर से हम वापस वही रिएक्शन लिख रहे हैं। BaCl2 Na2S4 gives BaSO4 और 2NaCl, यही है ना। और हम बोले हैं कि अगर ये देखो 10 मोल अगर ये खत्म होता है तो 10 मोल इसका खत्म होने के लिए इसका भी 10 मोल चाहिए। अगर ये 10 मोल दोनों का 10-10 खत्म हुआ, दोनों का 10-10 खत्म हुआ तो ये और इसका 20 मोल बनेगा। ठीक, अभी है मोल। अब हम चाहते हैं कि इसको इक्विवेलेंट में बदलिए, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है मोल को इक्विवेलेंट में बदलने का? मोल इनटू, हम लोग को इक्विवेलेंट का निकालने का तरीका है कि अगर हम लोग को मोल पता है तो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं दिव्यांशु। तो इसका है मोल 10, इसका वैलेंसी फैक्टर अभी निकाले थे तुरंत। तो फिर से वैलेंसी फैक्टर के लिए फिर से याद करना, यह इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, तुरंत बताए थे। तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा तो कितना होगा? 10 × 2 तो 20 जो निकला वो 20 क्या निकला? किसका इक्विवेलेंट? BaCl2 का, है ना। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 ही, इसको भी मोल में 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी कितना इक्विवेलेंट हुआ? इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1, 2 नहीं तो 2 20 × 1 कितना हो गया? मतलब अभी आएगा, इसका मतलब ही समझना है, जो मतलब आएगा ना वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, समझ रहे हैं? मतलब देखो मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत लोग तेज लोग समझ गया क्या मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में अगर आप रिएक्शन को मोल में लिखना चाहिएगा तो कोफिशिएंट देख देख के लिखना पड़ता है। कोफिशिएंट दुगना होगा तो मैंने दुगना बनेगा, कोफिशिएंट तिगुना हो तिगना खत्म होगा। लेकिन इस मोल को अगर सबको इक्विवेलेंट में बदल दीजिए तो कोफिशिएंट कुछ भी रहे लेकिन सबका इक्विवेलेंट सेम रहेगा। ठीक, आधा बोले अभी और इसको क्लियरफाई करिए। ये क्या था? 10 मोल को खत्म करने के लिए तो मोल में हमेशा 10 चाहिए, कोफिशिएंट बदल जाता तो दूसरा हो जाता ना। लेकिन अगर उसको इक्विवेलेंट में बदल के देखिएगा ना तो कोफिशिएंट में मोल कुछ भी हो जाए, इन वापस अगर इक्विवेलेंट में बदलिएगा तो उसमें कि जितना इक्विवेलेंट एक का खत्म हो रहा है तो जिससे भी दुनिया में रिएक्ट करेगा उसका भी उतना ही इक्विवेलेंट खत्म होगा और उसके रिएक्शन के बाद जो जो प्रोडक्ट बनेगा सबका इक्विवेलेंट सेम ही बनेगा, ना किसी का ज्यादा ना किसी का। बात समझे? इसको और भी स्टेटमेंट क्लियर होगा, अभी थोड़ा सा समझ आया ना। तो मतलब ये सब जो लिखने के बाद जो स्टेटमेंट समझ आएगा वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। तो रिएक्शन चेंज करते हैं, ये आसान रिएक्शन था, है ना। नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक भी चलते हैं, वापस रिडॉक्स भी चलेंगे। तो थोड़ा सा और हम चेंज करें भाई लो BaCl2 इसी को देख करके एक और रिएक्शन लिख दिए Na3PO4। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? अभी इलेक्ट्रोलाइटिक ही रिएक्शन लिख रहे हैं, क्या बनेगा? तो देखो ना बेरियम और इसके साथ ही रिएक्ट करेगा और इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। अच्छा ठीक है, क्या बनेगा बताओ? बेरियम फास्फेट का फॉर्मूला, तो यहाँ पे 2 चार्ज है और फास्फेट पे 3 होता था ना वैलेंसी एक्सचेंज। तो यहाँ क्या PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl बैलेंस कर लेते हैं। ऐसे जो हम देखो हम सिखा रहे हैं इसलिए बैलेंस करने की जरूरत पड़ रहा है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चीजें सिखा रहे हैं तब ना मोल लिखेंगे। मोल लिखने के लिए बैलेंस किया तब ना यहाँ दुगना लिखे थे। हाँ तो बैलेंस कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पे 3 है तो 3 लगा दे और 6 क्लोरीन है तो यहाँ 6 लगा दे और यहाँ बैलेंस। अब इस बैलेंस को जरा देखना, लिखना नहीं है अभी, जरा समझना है। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि इसको काम करने की चीज है, इससे जो समझिएगा वो काम का चीज। अब इसको हम मोल में लिखने का मन करे तो हम कोफिशिएंट को देख के मोल लिखे या इसको 0 बढ़ाते जा सकते हैं।
तो रिलेशन बताता है इसका 3 मोल खत्म होगा तो 3 मोल खत्म करने के लिए इसका 30 मोल खत्म करने के लिए तो हमें 2 मोल चाहिए। लेकिन कौन 2 मोल कौन सा मोल है? वह 2 मोल वह मोल है जो 2 मोल खत्म हो गया है इसके 3 मोल खत्म होने के लिए, है ना? तो ऐसा हुआ है तो कितना मोल बना? और ये मोल के हिसाब से सबका मोल अलग अलग हो गया। लेकिन सबको अगर इक्विवेलेंट में बदलिएगा ना तो सब यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। देखो बदल के देखते हैं। तो मोल को इसका वैलेंसी फैक्टर कोफिशिएंट से मतलब क्योंकि वैलेंसी फैक्टर पर मॉलिक्यूल है, इसका वैलेंसी फैक्टर तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो मतलब आप कह सकते हैं कि BaCl2 का इस रिएक्शन में कितना इक्विवेलेंट खर्च हुआ है। अब इसका वैलेंसी फैक्टर 6 करने के लिए मत करा 3, अपना सोचो। बहुत तो तेज भी है, बहुत तो तेज भी है। अरे भाई 1 सोडियम पे 1 प्लस है, 3 सोडियम पे 3 प्लस होगा ना। 3 प्लस को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 इक्विवेलेंट होगा। तो बताओ ये 6 इक्विवेलेंट खत्म हुआ तो ये भी तो 6 इक्विवेलेंट ना खत्म हुआ। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है कि किसी रिएक्शन में मोल के हिसाब से कुछ भी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर उसको इक्विवेलेंट में बताया बदलेंगे तो किसी का 1 लाख इक्विवेलेंट खत्म हो रहा है, इसका मतलब जिससे रिएक्ट किया है उसका भी तभी वो खत्म हुआ है, समझ रहे हैं? और उसके रिएक्शन से जितना प्रोडक्ट बने सब 1 लाख इक्विवेलेंट होगा। इनकी मत ही सोचना कि सबको जोड़ करके बराबर बराबर होगा, वो नहीं बोल रहे हम। हो सकता है और प्रोडक्ट बनता है उसका भी उतना ही इक्विवेलेंट होता। यहां में बताओ तो वैलेंसी फैक्टर दिमाग नहीं लगाना है, समझना है। 1 बेरियम पे 2 चार्ज, 3 बेरियम पे 6 चार्ज। दिमाग लगा लीजिए तो बाद में फिर दिमाग गड़बड़ा जाएगा। तो इसका 6 हो गया तो 6 इक्विवेलेंट। देखो तो जितना खत्म हुआ तो नहीं बना। अब गलती से हम एग्जांपल दे दे रहे हैं कि दोनों को जोड़ करके बराबर हो जा रहा है, वैसा रूल नहीं है। इंडिविजुअली सबका बराबर होगा। इसका भी देखो वैलेंसी फैक्टर, इसका भी इक्विवेलेंट, ठीक। तो केवल ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में नहीं, ये सारे रिएक्शन में वैलिड है। और यही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक ना? इसका पहले लिखिए, अभी पहले हम लोग समझ लेते हैं तब उसको स्टेटमेंट लिखेंगे। हम बोले ना स्टेटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका समझना इंपॉर्टेंट है। ये लिखने नहीं आता है बोर्ड में कि लॉ डिफाइंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, उसका कोई जरूरत नहीं है। लिखो लिखो सब लोग। एक क्वेश्चन हम लोग पहले कराते हैं तब आगे एग्जांपल देंगे। क्वेश्चन जो है देखते हैं आप लोग बना पाते हैं। कैलकुलेट क्वेश्चन लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं मेडिकल एग्जाम में भी आया है और जेई एडवांस में भी आया है। जेई में नहीं, खाली एडवांस बोल रहे हैं। देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट for complete reaction with 2 mole, complete reaction with 2 mole। बताओ पोटासियम परमैंगनेट क्या है? एसिड की बेस। ये रिएक्शन किससे करेगा? तो एग्जांपल किसका लिखना पड़ेगा हमको, है ना? तो कंप्लीटली रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम, 2 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन। पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन में देखो सिखा रहे हैं, अभी बनाने का हड़बड़ी नहीं है सुमित, हड़बड़ाना नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप इधर केमिस्ट्री में कोई चैप्टर पढ़ा दे आगे, जैसे गैसेस स्टेट पढ़ा रहे हैं ना, उसमें पहला स्टेप क्या बोले थे? गिवन। तो यहाँ भी अगर गलती से वह रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक टाइप का हुआ तो प्रयास करिएगा जो गिवन लिखिएगा वो टूटा फूटा रिएक्शन में लिखिएगा। टूटा फूटा तो बोलिए ऐसे टूटा फूटा इसलिए ना क्योंकि कंप्लीट लिखने आएगा तब ना पूरा लिखेंगे। टूटा फूटा रिएक्शन का मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? तो KMnO4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? फेरस ऑक्सलेट। तो फॉर्मूला आएगा ना, और रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमको नहीं पता, लेकिन मीडियम
और इसका क्या मोल दिया हुआ क्वेश्चन, जिसका मोल दिया रहेगा उसके नीचे को रिएक्शन के नीचे लिखना है। मतलब वॉल्यूमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें पहला स्टेप है कि टूटा फूटा है ना, और टूटा फूटा रिएक्शन में इसका मोल ग्राम कुछ भी होगा ना तो रिएक्शन के नीचे लिखना है, अलग से नहीं लिखना कि गिवन मोल ऑफ ऐसे करके लिखना होता है ना, ऐसे वैसा नहीं लिखना है। इसका मोल कितना दिया हुआ है यही पूछ रहा है, लिखेंगे इसका मोल पूछ रहा है इक्वल टू क्या है पता करना है। अब इसका कितना मोल, तो जो इसका मोल 2 है क्या इसके साथ ही कंप्लीटली रिएक्ट किया है, क्वेश्चन में कहा है कहा है ना, तो बोला इसका 2 मोल खत्म करने के लिए इसका कितना मोल के साथ पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा वो मोल बताइए। लेकिन हम पूरा प्रोडक्ट हम लोग को पूरा पता है, लेकिन एक बात तो पता है कि भाई यहाँ से मीडियम एसिडिक है तो मैंगनीज का प्रोडक्ट में, और इसका फेरस किस में चेंज होता है फेरिक में, और ऑक्सलेट इतना तो पता है, बस इतने का जरूरत है। अब दोनों आपस में कंप्लीटली तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो आपस में रिएक्ट करता है उसका इक्विवेलेंट सेम होता है। तो आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट इस रिएक्शन में चूंकि कंप्लीटली रिएक्ट किया इसी के साथ, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ होगा। अब दोनों का इक्विवेलेंट बराबर है तो इक्विवेलेंट के लिए अभी तक हम लोग 2 फार्मूला पढ़े हैं, एक तो वेट वाला एक तो तो यहाँ क्या पूछा है तो मोल इनटू इसका कितना होता है वैलेंसी फैक्टर 513 याद है, इसका वैलेंसी फैक्टर 5 इक्वल टू इसका मोल इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर कितना 3 प्लस नहीं वैलेंसी फैक्टर मोड में होता है, वैलेंसी फैक्टर कितना याद है तो इसको तो याद रखने बोले हैं, लेकिन कोई नया हो जाएगा तो अंदाजा तो लग जाएगा ना जी। तो ये नहीं याद है तो निकालेंगे, फेरस से फेरिक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेट का 2 इलेक्ट्रॉन कितना मोल हो गया, यानी इसका 2 मोल को खत्म करने के लिए इसका दिस इज आंसर। बात समझ रहे हैं, तो ये काम पड़ेगा। देखो बहुत अगर नहीं पता रहेगा तो आपको रिएक्शन नहीं पता तो बैठ जाइएगा, कैसे पता नहीं तो क्या करें। बात समझ रहे हैं, तो उस वैसे ही रिएक्शन के लिए वॉल्यूमेट्री का यूज होता है। ठीक, एक क्वेश्चन और कराएंगे, पहले लिखो फटाफट। लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा कब, जो हम पीछे पढ़ाए हैं वो याद रहेगा थोड़ा थोड़ा। हम बोले किसको जिसको हम बोले याद रखने के लिए वही याद रहना चाहिए, जिसको हम नहीं बोले हैं याद रखने के लिए जरूरत नहीं, उसके लिए रिएक्शन दिया रहेगा, अंदाजा लगा लीजिएगा आप। अभी तो हम 3 बार रिवाइज किए थे ना, फिर इसका वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं, तो जितना हम बोल रहे हैं बाकी हम बोल रहे हैं ना, जिसको याद नहीं रखना है उसको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आएगा तो हिंट दे देगा आपको। एक और हम याद करने बोले थे मोहर सॉल्ट, याद है मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, और हम बोले थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उस दिन लिखाए थे। आज हम नहीं बोले हैं उसको, अभी फिर से बोलने वाले हैं। मोहर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर लिखाए तो थे लगता है, वैलेंसी फैक्टर देखो ना पलट के दिव्यांशु, पिछले क्लास में लिखवाए थे, पिछले क्लास। ये भगवान मिलबो नहीं करेगा, देखो चीटिंगो नहीं कर पाएगा सब। आदर्श देखो कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। पिछले क्लास में ही पढ़ाया है, ज्यादा पिछले क्लास में मत जाइए। पोटास है ना बताया, तो मोहर सॉल्ट नहीं बताए अरे मोहर सॉल्ट नहीं बताए थे। नहीं बताया है, बताए थे ना, नहीं बताया तो फिर से बता रहे। देखो मोहर सॉल्ट है और इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, फेरिक और फेरस ऑक्सलेट जैसा ही, उससे भी इंपॉर्टेंट है। पता है या छूट गया पता नहीं, आप लोग बोल रहे हैं ना। तो ये है मोहर सॉल्ट। तो
दिखाने के लिए इतना बड़ा दांत है, मेन रोल कौन है? Fe2SO4 Fe2SO4 में फेरस पे सल्फेट पे 2 है, तो इस पे 3 इसे बाकी ऐसे हम बोले तो थे, लगता पता नहीं कि नहीं बोले हैं। अच्छा कल देखो ना, बहुत पहले बोले थे। अच्छा कभी भी बोले थे। सुनो सुनो, क्या हम बोले हैं कि मेन होता है ना फेरस। फेरस बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तो फेरस किस में चेंज होता है? फेरस, फेरिक में होता है। तो फेरस खाली आयन को कभी नहीं ना छोड़ सकते, आयन के साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल रखते हैं ना, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में फेरस के साथ FeSO4 रखते हैं। अगर FeSO4 किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? तो बताओ फेरस से फेरिक हुआ तो कितना वैलेंसी फैक्टर हुआ ना। लेकिन फेरस सल्फेट खाली डब्बा में बंद करके रखिएगा ना तो जंग लग जाएगा टाइप का, मतलब उतना स्टेबल। तो उसको और स्टेबल करने के लिए एक और मिला करके 2 सॉल्ट ऐसे रखा जाता है, ये ज्यादा स्टेबल होगा उस केस में। अगर ऐसे रखिएगा ना तो कुछ ना मॉइस्चर में अपने आप ऑक्सीडाइज चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तो फेरस किस में चेंज होगा? लेकिन कभी भी सिंगल आयन को ना रख सकते हैं, स्टेबल नहीं ना होगा, तो उसको न्यूट्रल रखना चाहिए। तो न्यूट्रल के लिए फेरस के साथ फेरस सल्फेट को रखा गया। तो फेरस सल्फेट तो ठीक है भाई है, लेकिन क्या होता है इसमें भी ज्यादा स्टेबल टूट के फेरिक में चेंज हो जाएगा। आपको वैसा रखना पड़ेगा कि सबका सब फेरिक में फेरस में रहना चाहिए। तो इसी को और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए सेम कंपाउंड को ऐसा मिलाकर थोड़ा सा, देखता है ना मुख्यमंत्री चलता है तो अकेले जा सकता है, तो 10-20 गाड़ी आगे हो जाता है ताकि दिक्कत ना हो। नहीं तो इतना दिखा रहा है, लेकिन फाइनली इसमें से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन करेगा कौन? फेरस। और फेरस फिर से अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा तो कितना होगा वैलेंसी फैक्टर? 1। यानी कि आपको याद रखने वाला डेटा में इसी कंपाउंड का नाम क्या है? मोहर सॉल्ट। ध्यान सुनना, हम जो बोले थे याद रखने वाला डेटा है, तो मोहर सॉल्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। इसको याद रखने वाला डेटा है, ठीक। मैंने रिड्यूसिंग एजेंट में ज्यादा नहीं याद रखना है, फेरस ऑक्सलेट, फिर मोहर सॉल्ट, फिर ऑक्जेलिक एसिड, बाकी के नहीं याद रखना। हाँ बाकी में याद रख सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि एक ऑक्जेलेट का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है ना। एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको बनाने के लिए, लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। प्रयास कीजिएगा तो बन जाएगा, अब पता भी नहीं चलेगा कैसे बन गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। Calculate the number of mole of moher salt. Moher salt is required with complete reaction with 1 mole. Complete reaction with 1 mole of potassium dichromate in acidic medium. Potassium dichromate in acidic medium. ट्राई करिए। पहला स्टेप बनाना, हड़बड़ाई नहीं करना है कोई भी। पहला स्टेप जो हम बोले थे स्टेप लिखना, पहला स्टेप क्या है? रिएक्शन लिखना, और रिएक्शन के बाद उसमें डेटा लिखना। ये सिखाए ना, करिए, उसके बाद बन जाएगा आपसे।
तो पोटेशियम डाइक्रोमेट था। पोटेशियम डाइक्रोमेट था। पहले हम बोले थे कि क्या मोहर सॉल्ट Fe2O4 नहीं ना होता है, मोहर सॉल्ट ना लिखे हैं। मोहर सॉल्ट कौन है? NH4 4 twice SO4 FeSO4.6H2। दिस इज मोहर सॉल्ट। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कौन सा मीडियम? एसिडिक। अब इसमें किसका मोल दिया हुआ है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसका मोल लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए 1, और इसका मोल पूछ रहा है। अब दोनों रिएक्शन कर रहा है, तो भाई रिएक्शन में तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट पता नहीं है, लेकिन एक बात तो पता है ना कि जब भी कोई रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो दोनों का इक्विवेलेंट सेम है। तो आप बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इक्विवेलेंट निकालने का हम जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसके बेसिस पे मोल अगर पता है तो मोल इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर कब 1 रिडॉक्स रिएक्शन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 और इसका मोल 1 इनटू, ये तो याद करने वाला है नहीं, इसका है बाय 6, तो मोल कितना आ गया? हार्ड है नहीं ना? हार्ड है तो क्वेश्चन आपको लिए देते हैं जिसमें कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सेम टाइप का है। हार्ड है क्या आयुष? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा तुम गलत लिखा था रे, यहाँ पे मोहर सॉल्ट है, जो बोलेंगे वही लिखना। तुम क्या किया यहाँ पे मोहर सॉल्ट की जगह? नहीं सर, मोहर सॉल्ट लिखे तो उसके बाद हम आप बोले ना सिर्फ Fe2SO4 करना है। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ प्रोडक्ट साइड क्योंकि हमको पता है वैलेंसी फैक्टर, इसलिए लिखने का जरूरत नहीं हुआ। Fe आयरन +3 में चेंज हुआ होगा और क्रोमियम +3 है, बाकी क्या हुआ होगा वो नहीं पता है ना। इसको लिखने का जरूरत नहीं, तो याद रखने वाला चीज है ना कि इसका 6 होता है उसका 1 होता है, याद रखने वाला डेटा है। जहां नहीं पता होगा याद, वहां पर रिएक्शन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ फेरिक ऑक्सलेट नॉट फेरस, फेरिक ऑक्सलेट। इसको हम याद नहीं करने बोले थे, याद करना। नंबर ऑफ मोल ऑफ फेरिक ऑक्सलेट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विथ 2 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट इन न्यूट्रल मीडियम। कंप्लीट रिएक्शन विथ 2 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट इन न्यूट्रल मीडियम। फिर से वही हड़बड़ाना एकदम नहीं सीखा है। ये बहुत सोचेगा हम पहले आंसर बोल के खुश नहीं, हम नहीं खुश होंगे। तो पहले आंसर बोलेगा वो हम नहीं खुश होंगे। आपका पहला स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, अभी सीख रहे हैं। बहुत आसान हम समझा रहे हैं, उसी टाइप का दिए हैं, है ना। तो स्टेप फॉलो करके बनाइएगा ना, तो जो आपको बहुत हार्ड लगेगा ना सबको, वो भी आपसे बन जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है? रिएक्शन लिखना। तो अभी लिख दे क्या? अच्छा नहीं बोल रहा है तो रुकते हैं थोड़ा देर। क्या था दिव्यांशु? क्या देख, पहला था कि लिखा क्या था? फेरिक ऑक्सलेट। तो फेरिक ऑक्सलेट का फार्मूला, हाँ, और रिएक्शन किससे हो रहा है? मीडियम पे जरूर ध्यान रखना। उससे पहले मीडियम से कोई मतलब पोटेशियम नहीं था, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट में मीडियम से कोई मतलब है ना। वरना एसिडिक बोल देते तो उसको दिमाग में भी 5 ही आता है। अरे भाई KMnO4 का 5 है, तो कौन सा मीडियम है? तो इसका कितना मोल है और इसका कितना मोल चाहिए पूछा?
तो दोनों का इक्विवेलेंट रिएक्शन कर रहा है, तो भाई हम जानते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के हिसाब से जो रिएक्ट करता है वो उसका इक्विवेलेंट आपस में सेम होता है। इसका मोल इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर x नहीं पता है अभी, मान लिया तुरंत सबका तो नहीं याद करके रखे हैं, इक्वल टू इसका मोल इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर न्यूट्रल में क्या था 3 ना था। अब याद करो कि भाई कौन स्पीसीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है, ये क्या है नहीं जानते, लेकिन इसमें ऑक्सीलेट रिड्यूसिंग है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीलेट को, और यहाँ पे फेरिक है, फेरिक से ध्यान देना, फेरिक मतलब आयरन पे, तो भाई फेरिक को थोड़ी फेरिक को फेराट कर देगा, फेरिक को तो फेरिक ही नहीं रहने देगा, तो फेरिक को मतलब यहाँ पे आयरन तो +3 आएगा, तो दिव्यांशु क्या किया जाए +3 नीचे लिख दिया ये। अरे फेरिक में तुम 3 आयरन लिखा तो आयरन का चार्ज ऊपर ना लिखेंगे, नहीं, छोटे छोटे बात में ध्यान देना। हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, बेसिक, नाम है बेसिक, लेकिन बहुत खतरनाक है। जहां पे बेसिक पे ध्यान दे दीजिएगा तो बताओ, आप देखो इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो लॉस ही ना देखेंगे, तो फेरिक पहले तो फेरिक रहा, आयरन तो लॉस किया नहीं, किया है लॉस, तो एक ऑक्सीलेट 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना ऑक्सीलेट, कितना इलेक्ट्रॉन 6 है ना, समझिए पक्का। तो ऐसा बन सकता है आपको। अब एक ना ये एक टाइप हो गया, अब इसी का टाइप नहीं है, लेकिन इसी का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एलिबरेट कर रहे हैं। केवल ये रिडॉक्स में वैलिड नहीं है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, हर जगह आप इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि चींटी को मारने के लिए बंदूक गोला निकालने लगेगा तो बोलेगा ना कैसा मूर्ख है, तो जो आसान क्वेश्चन है उसमें इक्विवेलेंट लगाने से कभी कभी मुश्किल में, चींटी को मारो तो बंदूक गोले नहीं मारेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है। इसको ना हर जगह यूज नहीं करते, जहाँ बेसिक रहता है वहाँ बेसिक स्टोकियोमेट्री भी लगाते हैं, एक तरह का स्टोकियोमेट्री ही है ये भी, नहीं चाहे तो आप एसिड बेस रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में भी आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें, इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल देते हैं इसी का, तब आगे हम कॉन्सेप्ट बदलेंगे। लिखो कैलकुलेट, और ध्यान रखना जब हम वॉल्यूमेट्रिक वाला इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसमें रिएक्शन कंप्लीट लिखने का जरूरत नहीं है, ना रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरत है, इसमें कोई बैलेंसिंग का जरूरत, हाँ स्टोकियोमेट्री में भी तरीका था कि बैलेंस करना पड़ता था, लेकिन यहाँ बैलेंस कर, उसमें स्टोकियोमेट्री में रिएक्शन भी लिखना पड़ता था, यहाँ रिएक्शन भी लिखने का जरूरत। तो चलिए इसमें लिखते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम फास्फेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम फास्फेट रिक्वायर्ड, सोडियम फास्फेट का फॉर्मूला Na3PO4, सोडियम फास्फेट, अरे नहीं भी फॉर्मूला लिखना है कभी ना कभी गलती से किसी को, तो फास्फेट, फास्फेट मतलब और सोडियम मतलब, तो वैलेंसी एक्सचेंज करके फॉर्मूला लिख दीजिए Na3PO4 ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम फास्फेट रिक्वायर्ड 4 complete reaction with 2 mole, complete reaction with 2 mole of barium chloride, complete reaction with barium chloride, हाँ 2 mole of barium chloride। हम बता ही देते हैं, वो बेचारा वो बोल रहा है, तो बोला ना कि देखो फिर से बोला पहला स्टेप क्या है, छोटा मोटा रिएक्शन, तो बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम फास्फेट के साथ, तो प्रोडक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता अभी तो प्रोडक्ट तो अभी आता ही लिखा हुआ है, तुरंत पढ़े थे ना, लिखने तो आएगा ना, इसका प्रोडक्ट लिखने क्या आएगा, Ba3PO4 और 6NaCl। बैलेंस करने का जरूरत नहीं, अभी हम लोग जरूरत पड़ेगा तब ना बैलेंस करेंगे। और इसमें किसका मोल दिया हुआ है, कितना मोल, और इसका पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अगर हम जानते हैं कि सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा है भाई,
तो हम एक चूंकि इक्विवेलेंट पढ़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट लगा दें। तो दोनों चूंकि कंप्लीटली रिएक्ट किया है तो दोनों का इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है, इसका मोल इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर। तो याद करेंगे दिस इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक में वैलेंसी फैक्टर चार्ज देखते हैं, है ना। तो वैलेंसी फैक्टर मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू इसका मोल इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर 3 4/3 ना यार। यहाँ आपसे पूछता कि इसका 2 मोल खत्म हुआ तो कितना मोल बनेगा, ये भी पूछ सकता है प्रोडक्ट साइड, कितना मोल बनेगा। तो इसका इक्विवेलेंट है इसका इक्विवेलेंट बराबर करना, पक्का। तो ये तरीका कौन सा तरीका निकला, ये आंसर निकला किस मेथड से, बाई कौन मेथड। लेकिन आप चाहते हैं सिंपल मेथड, सिंपल जो थोड़ा बड़ा स्टोकियोमेट्री टाइप जो नहीं आता है हमको पता है, लेकिन हम बता रहे हैं। तो अगर स्टॉक इक्विवेलेंट मेथड अगर नहीं लगाते हैं हम, तो चूंकि रिएक्शन तो पता है हम लोग को, इसको बैलेंस करते तो कितना करते हैं, यहाँ करते 3 और यहाँ 6। तो बताओ इसका देखो यहाँ पे ध्यान सुनना है, यूनिटरी मेथड से भी आंसर आएगा तो नहीं आएगा, कैसे, कहाँ पे 2, यहाँ पे 2 ना। तो बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ क्या लिखते हैं, 3 मोल इसका खत्म होता है, तो 3 मोल को खत्म होने के लिए इसका 2 मोल चाहिए था। यूनिटरी मेथड में जिसको निकालना होता है उसको लास्ट में निकालना, इसका ना मोल है, इसलिए इसको यहाँ रखें और कोफिशिएंट को देखकर पढ़ेंगे। 3 मोल को खत्म करने के लिए तो 1 मोल खत्म होने के लिए, और खत्म होना कितना है, 2 मोल खत्म होने के लिए मोल चाहिए। तो ऐसे जो बनाते हैं दिस इज स्टोकियोमेट्री मेथड। लेकिन ऐसे बनाने के लिए पहले रिएक्शन क्या चाहिए, और रिएक्शन बैलेंस कब होगा, जब प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या बना तब ना बैलेंस कर पाइएगा, है ना। तो सारा रिएक्शन ऐसे नहीं हो पाता है, तो उसके लिए वॉल्यूमेट्री का रिक्वायरमेंट जरूरी है ना। ठीक, तो जिसका आपको रिएक्शन लिख सकते हैं उस रिएक्शन को आप प्रयास करिए, स्टोकियोमेट्री वाला जो ऐसे पढ़ने उड़ने वाला टाइप का, उसको स्टोकियोमेट्री कहते हैं, अंजला। ठीक, नहीं पढ़े हैं लेकिन हम फिर भी बोल दे रहे हैं, कोफिशिएंट को देख देख के पढ़ते हैं ना, उसी को स्टोकियोमेट्री कहा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और जरा देखते हैं, क्वेश्चन जो दे रहे हैं आगे हम, वो अगला कॉन्सेप्ट के लिए हिंट है। ये लिखिए 20 ग्राम मिक्सचर ऑफ 20 ग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 20 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट is completely react with 3.65 gram of HCl, 3.65 gram of HCl, then find percentage composition of sodium sulfate in the mixture, परसेंटेज सोडियम सल्फेट इन द मिक्सचर, इसको हम ही बताते हैं। ठीक, अभी हम इसको एक सारा जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो किस मेथड से कराएंगे, इक्विवेलेंट, क्योंकि हम लोग स्टोकियोमेट्री नहीं पढ़े हैं, हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को बताएंगे कौन मेथड से। तो देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया, जरा ध्यान सुनिएगा, टाइप है वही लेकिन थोड़ा सा अलग है, बनाना नहीं है, अपने से सोचना है पहले। तो पहला देखो, जो पहला काम क्या है, पहला काम है गिवन। तो गिवन में कहा है कि एक मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट और, अब दोनों मिक्सचर है तो इसलिए प्लस लिखने से तो रिएक्शन होता है ना, तो प्लस लिखने के बाद अंडरलाइन कर दिया, मतलब दोनों रिएक्ट नहीं करा, दोनों साथ साथ है। इसका कितना ग्राम है,
ठीक। अब इसी को रिएक्ट कराया गया भाई कितना, किससे रिएक्ट कराया गया, इसका कितना ग्राम के साथ, और ये कैसा रिएक्शन है, थोड़ा बड़ा कि कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। तो पूछ रहा है कि कंप्लीटली, अभी गिवन लिख रहे हैं हम, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका आगे का स्टेप है ना। तो इसे कंप्लीटली रिएक्ट किया है इसके साथ, तो सोडियम सल्फेट कितना परसेंट था इस मिक्सचर में, तो आप बोलिएगा कि लेट सपोज इसमें 20 ग्राम में सोडियम सल्फेट, तो ये परसेंट कैसे निकालेंगे, परसेंट सोडियम सल्फेट में का वेट बाई टोटल वेट इनटू, यानी अगर हम लोगों को आंसर क्या आ जाए, x निकल जाए तो हम निकाल लेंगे आंसर। तो ये x ग्राम है तो ये कितना ग्राम होगा, कोई दिक्कत, या कभी ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये x ग्राम है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम x आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अभी हम गिवन लिख लिया और क्या निकालना लिख लिया, अब हमारा दिमाग में चलेगा कि भाई कैसे हम किसी तरह से x निकाल लें। तो बात तो रिएक्शन का है, तो रिएक्शन में ये क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या है, और एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस दोनों में कौन है, दोनों कार्बोनेट बेस होता है, सल्फेट बेस, यानी रिएक्शन खाली किससे किया होगा, सोडियम कार्बोनेट से किया होगा। तो अब जिससे रिएक्शन किया तो उसको अलग लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट HCl से कंप्लीट रिएक्शन किया, ये कितना ग्राम है और ये कितना ग्राम है। तो क्योंकि देखो एसिड बेस रिएक्शन हम लोग को लिखने आता है, कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हैं, तो जब कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हैं तो इसको हम स्टोइकियोमेट्री अगर जानते हैं तो उससे भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे। दोनों आपस में कंप्लीटली रिएक्ट किया है तो दोनों का इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो हम लोग का भाई अभी एक ही फार्मूला ज्यादा यूज हो रहा है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो इसका ग्राम दिया हुआ है तो हम मोल में बदल देंगे, विकिमोलर नहीं लगाएंगे। तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट होता है 3.65 बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का 1 कितना, हद में हो गया, काट दो किसी ऑप्शन में। तो 36.5 कितना मोल हो गया, 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका, तो मोल वाला रे, तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना, एसिड है तो क्या देखते हैं एसिड में कितना, अब इसका x ग्राम है तो इसका x बाई इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, अरे हम पहले निकलवाए थे जोड़ के, लेकिन सब मैंने बनाते रहिएगा तो याद रहेगा आपको। तो हम जो निकलवा रहे थे हमको याद था, आपके लिए निकाल रहे थे, सोडियम 46 12 48 ऐसे कर रहे थे। अब याद करो, इसको भी हम सिखाए थे, पीछे सिखाए थे वैलेंसी फैक्टर, पलट के देखो। सोडियम कार्बोनेट का 2 वैलेंसी फैक्टर था, जब एक सोडियम अलग होता था तो एक था, और कंप्लीटली में दोनों अलग होगा तो वैलेंसी फैक्टर सिखाए थे, पीछे देखो, याद है। अब सब मान लीजिए याद नहीं रखिएगा, बोलिएगा क्वेश्चन बनेगा तो नहीं बनेगा, है ना। सोडियम कार्बोनेट में 2 वैलेंसी फैक्टर था, एक था जब पार्शियली रिएक्ट करेगा तब ठीक, यहाँ क्या कहा है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या लेंगे, तो इनटू क्या करेंगे, अरे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास हो गया मोल, इनटू इसमें नोन क्या है, इसको यहाँ भेज देता है, x ही ना नोन है, तो x निकाल के यहाँ रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन ये सब जानना चाहिए कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब सुमित सोच रहा है कि अगर दोनों रिएक्ट करता तो क्या करते, है ना सुमित, हो नहीं सकता है दोनों रिएक्ट करे, सोडियम कार्बोनेट रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, क्या तो क्या करते, जरा शिवम बोलो तो। वैसा अगला क्वेश्चन वैसा है, समझिए ना, यहाँ से एक से निकाल के आंसर आ गया ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना। अगर मान लेते सपोज करो इसमें अगर हम दूसरा क्वेश्चन में बोलते कि सोडियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो क्या करते हैं आप, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बेस और ये भी बेस, तो अभी इससे भी रिएक्ट कर रहा है और इससे भी रिएक्ट नहीं, तो दोनों से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों का इक्विवेलेंट का सम इसके इक्विवेलेंट के बराबर,
जैसे मान लेते इसका 2 इक्विवेलेंट, इसका 3, तो 2 3 दोनों मिलाकर ये कितना होगा? 5 होगा, तभी खत्म होगा। हाँ, तो अगला पॉइंट है वो अगले क्लास में। आज हम लोग एक ही से रिएक्शन करने का बात कर रहे थे। चलिए, धन्यवाद।